बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, पीजे मीर साहब, अनवर रज़ा साहब। नहीं, अनवर रज़ा साहब आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंटली चूंकि मौजूद होते हैं इसाराना साहब हमें ज्वाइन कर, जवाद फैज़ी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, रमज़ान इस वक्त अपनी आखिरी सातों में है और ईद की आमद है, कल जुम्मतुल विदा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग पहले रोज़ से ही रमज़ान की डिस्कशन कर रहे थे तो एक बार बार सियासी गुफ्तगू आ रही थी कि ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होने जा रहा है, तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगी। फिलहाल तो वैसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी भरपूर स्ट्रेटजी के साथ ईद के रोज से ही अडयाला जेल के बाहर जो है वो रंग जमाने के लिए तैयार हो रही है और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। न सिर्फ ये, बल्कि कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद जल्द से जुलूस भी किए जाएंगे। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही नहीं, बल्कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 6 जलसों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है और बैक टू बैक ये जलसे होंगे। अब किस लिए जलसे होंगे, उनको क्या जरूरत आन पहुंची है, इस पर भी प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। आज बाद नमाज मगरिब लैलतुल कद्र की रात का आगाज हो चला है और आज की रात अगर हम देखें तो हर एतबार से हमारे लिए बड़ी ही यूं कह लीजिए कि रहमतों भरी है, बरकतों भरी है, कि इसमें हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। दीनी एतबार से तो देखें तो रमज़ान मुबारक, जो कि खुद अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा महीना है, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर इन रातों में एक ऐसी रात जो कि 27वीं की रात होती है, जिस वक्त कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। और फिर ये वही रात है कि जिस दिन पाकिस्तान के, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम बसते हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा हम पाकिस्तानियों को दिया आज इस रात के तोहफे की सूरत में। तो हम पाकिस्तान में रहते हुए कितने खुशो खुरम हैं, अपने साथ रहने वाले जो मौजूद अक़लियतें हैं उनके हुकूक हमने कैसे संभाले हुए हैं। और आज की तारीख़ अगर हम देखें और इसका हवाला हम दीन और दुनिया दोनों के साथ जोड़ें तो पाकिस्तान का क़याम हमें कौन कौन से हवालों से जो है ना हमारी मुख्तलिफ यादों को ताज़ा करता है। तो ज़रा स्टूडियो से थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। रिजवान रज़ी साहब, जब हम लोग 27वीं का जिक्र कर रहे हैं तो रमज़ान भी है, कुरान भी है और पाकिस्तान भी है। जी, क्या बात है, क्या आपने काफिया रदीफ जोड़ा है। बड़ी मुबारक रात जी इस हवाले से। और जिस दिन 14 अगस्त 1947 को ऐलान हुआ और मुस्तफ़ा अली हमदानी ने रेडियो पाकिस्तान पे कहा कि ये रेडियो पाकिस्तान, तो वो 27वीं की शब थी। और देखिए, पाकिस्तान की बरकतें अगर मुस्लिम वर्ल्ड में देखा जाए और दुनिया भर के अंदर देखा जाए, अमूमी तौर पे आप मुख्तलिफ चीज़ों की पैदावार के हवाले से आएँ तो आप दुनिया में टॉप 5 के अंदर शुमार होते हैं। सेट, राइस सेट, मिल्क सेट, एनीथिंग, मतलब कि आप दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स के अंदर शुमार होते हैं। वो अलग बात है कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ जाती हैं, आपकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन आप बड़े उनके अंदर शुमार होते हैं। टेक्नोलॉजिकल भी देखें तो आप मतलब इस वक्त अपने दिफा के हवाले से तकरीबन खुद कफील हैं। आपके पास JF थंडर है, खालिद टैंक है। अच्छा, इस और आप दुनिया इस्लाम की वाहिद ताकत हैं। इससे हट के देखिए, सिर्फ उलमा के एक ग्रुप को छोड़ के उलमा इकराम मुशाखे अज़ाइम एज ए होल, सारे कलेक्टिवली वो जो है उनकी पूरी कोशिश और पूरी दुआएं और पूरी जद्दोजहद पाकिस्तान की तश्कील के अंदर शामिल थी। अगर हम ये इसको यूं भी देख लें कि जो है वो इस वक्त जो सूफिया कराम के वारिस हैं, उन्होंने क़याम पाकिस्तान के अंदर अपना पूरा हिस्सा डाला और पाकिस्तान को एक अल्टीमेट जिसे कहना चाहिए पावर बनना है मुस्लिम दुनिया के अंदर। यूनिक इस हवाले से मैंने कहा कि एक तो न्यूक्लियर आर्सेनल इसके पास है और दूसरी बात यह है कि आज भी अगर फलस्तीनी किसी को कहते हैं कि वो हमारी मदद को आए तो वो पाकिस्तान। और आखिरी बात जो हमें इकोनॉमिकली दुनियावी तौर पे नहीं भूलनी चाहिए, मुस्लिम मिडिल क्लास जो कि दुनिया किसी भी मुआशरे के अंदर स्ट्रेंथ होती है, बैकबोन होती है मिडिल क्लास। पाकिस्तान के क़याम से पहले दुनिया में कहीं पे भी हमें मुस्लिम मिडिल क्लास का जिक्र नहीं मिलता। या मुसलमान हुक्मरान थे या किसान थे, दरमियान वाली सारी मिडिल क्लास जो थी वो गैर मुस्लिम अक़लियतों ने रखी है। आप इसका यूं हिसाब कर लें
कि अरब के अंदर बहुत सारे जो उनकी जो मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो क्रिश्चियंस के ऊपर मुश्तमिल है, वो यहूदियों के ऊपर मुश्तमिल है, वो मुसलमानों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ये एक बड़ी गहरी तफरीक थी, या तो वो बिल्कुल फुट सोल्जर होंगे या मेरा मतलब है हुक्मरान होंगे, जर्नैल होंगे, दरमियान वाला जो वर्किंग क्लास है वो नहीं थी। पाकिस्तान का ये एजाज है कि पहली दफा तारीख के अंदर मुस्लिम मिडिल क्लास पाकिस्तान के जरिए वजूद में आई है, और हमने बहुत सारे अरब ममालिक के जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जो कि नए नए आज़ाद हुए। ना सिर्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए बल्कि उनको वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चला के भी दिया, वर्क फोर्स भी। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान का एक एजाज है। पाकिस्तान एक मोजज़ा है, एक नेमत है, यकीनी तौर पर नेमत गैर मुतरक्किबा। बिल्कुल ऐसे, और अल्लाह ताला हमें इस नेमत को संभाले रखने की तौफीक अता फरमाए। और आजकल जो है, आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, आजकल जो इस वक्त हालात हैं उसमें तकाजा और बढ़ जाता है बाहमी तौर पे एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, इत्तेहाद का, अमन का कायम करने का। ये जो तकसीमें हैं वो ज़ात बरादरी की हों, वो इलाकाई हवालों से हों, वो लिसानी हवालों से हों, उनको तोड़कर, इकबाल ने कहा था ना, ये इशारा ना दुरुस्त करना मेरा शेर अगर मैं गलत पढ़ जाऊं तो, बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। बेशक बेशक। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कस करना आपसे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोग पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है उसके मनफी पहलू तो सियासी मामलात के एतबार से हो, मौशी एतबार से हो, वो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन हमें ये भी तो याद रखना है ना कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इसलिए कोशिश थी हमारी कि थोड़ा सा इस तरफ हम जो है ना गुफ्तगू को लेकर जाएं। एनीवेज, आते हैं जरा सियासी मामलात की तरफ, आगाज करते हैं पीजे मीर साहब के साथ। पीजे मीर साहब, ऐलान जंग कर दिया है जुनैद अकबर खान साहब ने ये कहकर कि ईद उल फितर के तीनों दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अब जो हुकूमत का उनके साथ रवैया है वो इतना कोई मासूमाना या इतना कोई प्यारा तो अंदाज है नहीं कि वो लोग कहीं एहतजाज के लिए बैठ जाए और हुकूमत के जी कर लो एहतजाज। तो आपको लगता है कि कोई धींगा मुश्ती चलती रहेगी अगर अडियाला जेल के बाहर इन लोगों को सियासी कैंप लगता भी है? तो हालात क्या होंगे ईद उल फितर के तीनों रोज फिर? लेकिन अभी जो रिजवान ने बात की है सारी, हम थ्योरेटिकली तो बड़ा कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, ये जाए, लेकिन आप अपने इंटरनल अफेयर्स को देखें कि हमने कितना इसको बदतरीन कर दिया हुआ है। देखो, आज पीटीआई का ऑपोजिशन है, पहले नून थी, फिर पीपल्स पार्टी। ऑपोजिशन का काम शोर मचाना होता है। पीजे मीर साहब, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए, मैं पीजे मीर साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शायद कोई स्काइप इशू है, टेक्निकल कोई ग्लिच है। इसार राना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी हमारी। अगर आप भी इस सिलसिले में कोई बात करना चाहें तो बिल्कुल आप अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी कि ईद उल फितर के तीनों दिन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज इतना आसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं नहीं, जरा देखें, बात सुनिए। देखें, जो बात ये है कि हमने, अच्छा, इजाजत दीजिए साराना साहब, पीजे मीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जी पीजे मीर साहब। जी 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 देखें, अब पीटीआई जो है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जमात है, पॉपुलर जमात है, लेकिन इसका एजेंडा एक फिक्सेटेड एजेंडा है कि इनके लीडर को निकालो। मैं कहता हूँ निकालो, लेकिन इसके अलावा भी तो दुनिया में लाइफ है ना। पाकिस्तान में मुझे ये बताएं कि ये अगर कल आते हैं या जो भी ये इनका फोकस है या इनका एक एजेंडा है, ये क्या बेहतरी लाएंगे जो कि आज की हुकूमत कर रही है। मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं ये सुनना चाहता हूँ। क्या ये एडहॉकिज्म पे हम चलेंगे? क्या ये जो इकोनॉमिक जगलरी अब हो रही है इसी के ऊपर हम चलते रहेंगे, या इनके पास को सॉल्यूशंस हैं कि एक आम आदमी आवाम को रिलीफ मिले? और ये नहीं कि टेम्पररी 15 दिन का हो, फिर बढ़ा दो, फिर कम कर दो, फिर ये हो जाए। नहीं, वी वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो पीटीआई इज नॉट गिविंग दैट। पीटीआई बिल्कुल ठीक है, अपने रास्ते पे उनके लीडर को पकड़ा हुआ है, बाकियों ने भी किया, ये भी कर रहे हैं। लेकिन पीजे मीर साहब, क्या ये तकाजा दुरुस्त नहीं है कि जमहूरियत को बहाल करें? जब जमहूरियत बहाल होगी और आमराना अंदाज से हुकूमत खत्म होगा तो फिर जाहिर सी बात है जमहूर के फैसलों को ही हुकूमत, फिर मतलब इनके अवाम ने डिसाइड करना है ना, फिर तो उन फैसलों को क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। जरा आप, एक तो जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना जमहूरियत, जी जी, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, ना पाकिस्तान में, ना मिडल ईस्ट में, ना कहीं जमहूरियत नहीं है। प्लीज, ये हम जमहूरियत के नारे बड़े लगाते हैं, ना तीतर है ना बटेर है।
बात यह है, हमारी दोस्तियां किसके साथ है सबसे अच्छी? कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। कम्युनिस्ट कंट्रीज ने क्या कहा? वो चाइना को ले लो, कभी कम्युनिज्म में प्रेसिडेंसी आई है, उनके प्रेसिडेंट है, वो जमहूरियत पे जा रहे हैं, और हम जो है, हम एक हार्ड लाइन हमने एक अप्रोच किया हुआ है। देखो, बेसिक जो चीज है, जो हर शो में प्रोग्राम में सवाल उठते हैं कि आम आदमी के लिए क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा, स्लो है, मैं स्टेडी भी कहूंगा, बट इट इज नॉट गोइंग एट द पेस कि जो आपके रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है मुझे बता दो। एक आम आदमी, चलो मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ, कैमरामैन 50,000 20,000 गॉड नोज व्हाट, वो बच्चे पढ़ा सकता है? प्लीज मुझे बताएं। वो ट्रांसपोर्टेशन का भी देगा, घर का किराया भी देगा, घर में चूल्हा भी जलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा? बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या होगा? वो स्टैंड स्टिल में रहेगा। सो विद द रिजल्ट कि आपका जो वो कहते हैं ना, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है ही नहीं है, आप एक स्टेलमेट पे हो। हमने आगे बढ़ना है, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई अगर अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना भी चाहती है तो आगे का कोई रोड मैप भी अब लेकर आए। जरा मैं इसके ऊपर साराना साहब की से बात कर लूं। साराना साहब, मैं तो जरा फिलहाल दोबारा से आऊंगी ईद उल फितर के तीनों दिन में जो अडयाला जेल के बाहर जो कैंप लगाने जा रहे हैं जुनैद अकबर खान साहब, एक तो क्या इससे कोई अफाका होने जा रहा है या अंदर बैठे बानी पीटीआई को इससे कोई फायदा हो सकता है? और दूसरा ये कि पीजे मीर साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसी चीज की, इसी बात की रट लगाए रखना कि हमारे लीडर को जेल से बाहर निकालो। आपको लगता है कि अब वो नौबत आ चुकी है कि पीटीआई को कोई ना कोई रोड मैप, कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी देनी होगी, या फिर पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है तरक्की की बुनियादों पर, उस हिसाब से भी कोई ना कोई तो पॉइंट सामने रखने होंगे लोगों के? देखिए, पीटीआई अभी इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो कोई अवाम के सामने रोड मैप रखे। पीटीआई के सामने तो इस टाइम अपनी बका का मसला है, और बका इस सतह पे अब चली गई है कि उनके जो चुनिंदा लीडर हैं, या तो उन्हें मारपीट करके भगा दिया गया है, या वो जेलों में हैं, या वो फरार हैं, और उनकी पार्टी को कुचलने के लिए किसी किस्म की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है इस निज़ाम में। पीटीआई के लिए फिलहाल बज़ाहिर कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस हालात के अंदर उन्होंने खाक कोई रोड मैप देना है अवाम को, वो तो अपने आप को बचा लें इस मरहले में, तो बहुत बड़ी बात है, और वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें फिर और उनके बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ नज़ियाती कारकुन हैं, कुछ हशरियाती कारकुन हैं, कोई किसी के फरमाइशी कारकुन हैं, और वो लीडर हैं, वो सब बीच में पड़े हुए। तो वो तो खुद अभी उनकी जो जिंदगी है, तो वो सारा साहब इस सियासी बका की जंग में कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात की शेर अफजल मरवत साहब ने, इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई में से तो जहांगीर तरीन खान साहब भी निकले, अलीम खान साहब भी निकले। कहा ही जाता रहा कि 2018 में जो हुकूमत चलाने वाले लोग थे या सियासी शख्सियात थी, वो तो ये थी, उनका हशर तो हमारे सामने, चाहे परवेज खटक साहब को ले लें जो कि 2021-22 में उनसे अलहदा हुए, तो जो निकलेंगे उनका क्या होगा? देखें, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई थी और फिर बीबी शहीद आई थी, तो तब भी पार्टी में बहुत सारे आपने ग्रुप बनाए, ब्लॉक बनाए, तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी? और अगर आप पीटीआई में भी ऐसा करेंगे तो क्या इमरान खान का वोट बैंक खत्म हो जाएगा? या वो इतने जोगे हैं कि वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इमरान खान के वोट बैंक पे डकैती मार देंगे? पार्लियामेंट के अंदर हाँ जरूर एक एज मिल जाएगा हुकूमत को या ताकतवरों को, वहां पे जरा पीटीआई कमजोर होगी। वो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बना लेते हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक मेरे इल्म में भी है, तो वो पार्लियामेंट की हद तक तो मौसर होगा, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी कानून साजी में पीटीआई को रुकावट समझते हैं। तो वैसे तो आप 100 फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के नाम का वोट है, इमरान खान के नाम के साथ वोट उसके पास साथ रहेगा। आप जितना उसे जेल में रखेंगे वो वोट उतना बढ़ेगा, उससे हमदर्दी उतनी बढ़ेगी, लोगों की उसके साथ अटैचमेंट उतनी बढ़ेगी। मैं सब एक जुमला कहूँगा, रजी भाई ने जो बात की थी, देखें मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, रजी और मैं दो इंतहाई शदीद सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के, लेकिन मैं रजी का बड़े भाई के तौर पर एहतराम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। रजी भी मेरे साथ भाइयों वाली मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं ये टॉलरेंस हमारी लीडरशिप में है? क्यों वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें अपने अनाओं के गुंबदों के अंदर अपने आप को बंद करके बैठ गए और पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दिया अपनी नफरत और अपनी अनाओं की जंग के अंदर?
एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए, एक दूसरे को जलील और रुसवा करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। 24 करोड़ लोगों का हाल बहुत बुरा हुआ है। मुझे ये डर है अगले 2-3 दिन में अखबारात में खुदकुशियां छपेंगी, जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकेंगे, ईदियां नहीं दे सकेंगे। ये ऊपर बैठे हुए अपनी काबीना को 188% तनख्वाहें बढ़ा दो, मराहत दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इन्हें रहम क्यों नहीं आ रहा इस कौम के ऊपर? वो मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं ये बैठ रहे अगर ये इतने ही मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, अगर ये इतने क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी रखते हैं, तो ये अंधे हैं? इन्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कहां खड़ा हो गया? इन्हें नहीं पता चल रहा है कि दुनिया के अंदर हम पे दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका हमारे खिलाफ बिल लेके आ रहा है। अब बलूचिस्तान में हमारे साथ जो आग है वो हमारे हाथ से निकली है, केपीके में आग हाथ से निकली है। हम अपनी दोनों एक दूसरे को लट्ठे मार रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं। इन्हें क्यों नहीं खुदा का खौफ आ रहा? और बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला कर रहे तो साबित करें। हाँ, थमने वाले नहीं है। सारान साहब, आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं, और जो जिन बातों की लेकिन आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं, एहतजाज मैं कर लूं इसार राना साहब से। इसार राना, खुदा का खौफ कर यार। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से आपने बानी पीटीआई को इक्वेट कर दिया है। हम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब वाला सानिया अभी तक ये कौम नहीं भूली, उससे रिकवर नहीं कर पाई। और इस तरह का कोई सानिया जो है, इस तरह की बात करनी भी गैर मुनासिब है जो आपने इक्वेट किया है। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ इस पे आपके खिलाफ। चलें, आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट तो आ गया। मतलब आप नहीं, अल्लाह ना करे हम बहसत कौम हम कभी इस चीज को दोबारा से एक्सपीरियंस भी करें। पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता कोई। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिक्र भी नहीं करना हमने बैठ के। जवाब ठीक है। जवाब फैज़ी साहब, पॉलिटिकल टॉलरेंस की बात कर रहे थे इसार राना साहब, तो टॉलरेट कर लेगी ये हुकूमत अगर जुनैद अकबर खान साहब कोई अडियाला जहर के बाहर कोई कैंप लगा देते? क्योंकि अभी तो मेल मुलाकातें करवाने पर ही अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। अगर अडियाला जेल के बाहर कोई लग जाता है एहतजाजी कैंप, तो फिर ईद के तीनों दिन क्या मनाजिर हमें नजर आएंगे? पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, आपने 27वीं की बात की। यकीनन कहा गया कि ढूंढो लैलतुल कदर को आखिरी अशरे में ताक रातों में, और 27वीं की अफजलियत उसमें ज़्यादा आई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे मसीही बहन भाई जो हैं वो भी रोज़े रख रहे हैं, और उनको भी हमें शामिल करना चाहिए कि मिल के सारे सब्र का जहाँ मुजाहरा कर रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। और ये सब्र जो भूख और प्यास का है, काश के जिस तरह रज़ी साहब भी कह रहे थे, पीजे मीर साहब भी और इसार राना साहब भी, कि ये सब्र हमें लोगों में भी नज़र भी आए, सियासी तौर पे भी नज़र आए, और हम एक दूसरे का एहतराम करना शुरू कर दें। यकीनन राना साहब ने तरफैन की बात की है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब गाज़ा के अंदर हलाकतें थीं, सब कुछ था, पूरी दुनिया उस पर मातम कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, तो हमने अडियाला जेल में पूछा, मैंने खुद, रज़ी साहब भी साथ थे, कि यार कोई मजम्मत ही कर दो, ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई। ये भी कौम जानती है, ये भी रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। रह गई बात ये कि अडियाला के बाहर एहतजाज करने का, ये मीडिया के कैमराज हैं, जिस तरह की मर्जी तस्वीर दिखा देंगे। लिहाजा अडियाला कहाँ पे है, उसका महल्ले क्या है, वो कैसी जगह पे है, वो कोई वहाँ एहतजाज का मैं नहीं समझता फ़ायदा हो रहा है। हाँ, रमज़ान के बाद शैतान आज़ाद हो रहा है, इमरान आज़ाद नहीं हो रहा, जिन्ना मर्जी एहतजाज कर लें। लिहाजा उन्हें सानू देखना है पेगा कि हमने क्या वाकई रमज़ान के तकद्दुस से जो सीखा है, जो तालीमात हैं वो बाद में नज़र आती हैं। अभी राना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यार राना साहब, मराहत जब बढ़ रही थी, जब तनख्वाहों में इजाफा था, तब पीटीआई भी और हुकूमती सतह पे भी सारे यकजान थे। लेकिन उसके बाद इस कौम के इस सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे थे जी। क्या तनख्वाह उस वक्त नहीं याद आया इन्हें कि रेड लाइन कौन सी होती है, उस वक्त नहीं याद आया हमारा कायद जो है वो जेल में है, उस वक्त नहीं याद आया। और फिर तनख्वाहों में इजाफा भी करवा लिया अपोजिशन ने भी अपने साथ। लेकिन उसके बाद या उससे पहले मैंने नहीं देखा कि किसी भी कानून साजी के हवाले से, पॉलिसी साजी के हवाले से संजीदा कारी के साथ ये बैठे हों, इन्होंने बैठ के कोई तजावीज दी हों, उस पर कोई एतराज किए हों, तरमीम लाई जाए। और जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो इन्होंने कह दिया जो मौलाना दिया तरमीमा ने साड़ियां भी वही समझो। तो मौलाना ने तो बता दिया है पहले ही कि हम किसी की तहरीक में किसी के साथ मिलकर कोई तहरीक नहीं चला रहे। लिहाजा अब ये जो सिलसिला है, मैं समझता हूं कि
ईद पे अडियाला के बाहर एहतजाज से, आपने जरिया जैसे पहले कहा जी, ना जी। कि ईद पे अडियाला के बाहर एहतजाज से मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई में जो टूट फूट है, जो गिरोहबंदी है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं और जो नए ग्रुप्स की बातें हैं वो ज्यादा नुमाया हो जाएंगी। खान साहब बहरहाल बाहर नहीं आएंगे। चलें, ये तो अब आने वाला वक्त ही हमें बताएगा, लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि वो जो कहा जा रहा था कि विद इन द रमजान एक ऐसा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो कयाम में आएगा जो कि बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक को लेकर आगे बढ़ेगा। बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें इस सिलसिले में सुनने को मिली, लेकिन फिलहाल ग्राउंड रियलिटीज इसके बिल्कुल बरक्स। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ईद से पहले शायद हुकूमत प्लान कर रही है कि अवाम को ईद का तोहफा दिया जाए, लेकिन क्या ये ईद का तोहफा अवाम के लिए सूरतमंद होगा अगर आपको 1 रुपए की ईदी फी यूनिट में दस्तयाब होना शुरू हो जाए? खबर यह है कि ईद से पहले IMF से बिजली सस्ती करने पर जो बातचीत की जा रही थी उसके ऊपर अब IMF ने रजामंदी जाहिर की है, जिसका जल्द ऐलान जो है वो मुतवक्के है। और कहा यह जा रहा है कि CPPs यानी कि कैपिटिव पावर प्लांट्स पर आयद लेवी से सार्फिन को 1 रुपया फी यूनिट मिलेगा। मतलब ये सब्सिडी जो है वो आवाम को दी जाएगी। पीजे मीर साहब, आपको लगता है ये एक नया नेक शगुन है आवाम के लिए? इससे कुछ अफाका होगा? आवाम का जो मौशी एक बजट है वो किसी न किसी हद तक थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है? देखिए, ये जो सिचुएशन इस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारा टैक्सेशन जो है वो एक अवाम पे है। देखो ना, IMF को पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। IMF सिर्फ यही चाहता है कि तुम लोगों पे टैक्स लगाओ और हमारे पैसे वापस करो। सिंपल इज दैट। और कोई लव रिलेशनशिप कोई नहीं है। ये नेसेसिटी है उसकी कि उसको पैसे वापस करो, और हमें वो तरकीबें बताता है कि कहाँ टैक्स ठोको, कहाँ ये करो, कहाँ वो करो। सिंपल इज दैट। अब बात आती है कि हम क्यों लोगों पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, पेट्रोल और दीगर जो अशाइयाँ हैं, इसकी क्यों हम बात करते हैं? बिकॉज आप ओवर स्पेंडिंग करते हो। तो जब आप ओवर स्पेंडिंग कर जाते हो ऑन प्रोग्राम्स विच आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड नॉट पब्लिकली मोटिवेटेड, तो तब कौम जो है वो कर्जों में आ जाती है। तो ये जो चीज है, इस चीज को हमें असेस करना है, एनालाइज करना है कि हमने क्या जो भी प्रोजेक्ट है कि अपनी पार्टी के लिए करना है कि भाई वो ये प्रोजेक्ट लगा दिया है और इस पार्टी ने किया है। देखो, कोई अपनी जेब से खर्चता नहीं है। ठप्पे सारे लगा देते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा। नो, इस तरह की चीजें अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। जो भी आता है वो नेशनल एक्सचेकर का पैसा लगाता है, अपना पैसा नहीं लगाता। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ पॉलिटिकल, आप कह लो कि गिमिक्री, पॉलिटिकल इलेक्ट्रेट गिमिक्री। इसको साइड पे करो। आप वो काम करो कि जो अभी आपने सवाल किया कि इसका लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट हो। लॉन्ग टर्म नहीं है, ये टांका पट्टी है। लेकिन वो जो एक शायद एक छोटी सी कोशिश होगी हुकूमत की कि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक एतमाद साजी का जो फुकदान था वो अगर बेहतर हो जाए, वो आपको होता हुआ नजर आएगा इस अमल से? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड। अगर इतनी बात होती और यार कोई ना कोई तो बैक फुट पे 2 फुट पीछे चला जाता, या PTI चली जाती या हुकूमत चली जाती। मुझे तो लगता है दे बोथ आर नॉन सीरियस बिकॉज दे आर प्लेइंग एक अपनी ये गेम हो रही है अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल। सही। एक अना में बैठा हुआ है, दूसरा हुकूमत में बैठा हुआ है, और एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा अपने आप को बचा रहा है। और भाई इससे निकल जाओ। अगर मैं हुकूमत में हूं और मैं समझता हूं कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा, हाँ भाई तुम आके करो, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल सर्वाइवल है, और एक तरह अंदाज से देखा जाए तो मेरे सवाल का आप यूं कह लीजिए कि ये दूसरा रुख है जवाब फैज़ साहब, क्योंकि मैंने ये तो कहा था ना कि एतमाद साजी का जो फुकदान हुकूमत और आवाम के दरमियान में है मौजूद है, शायद उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत इस अमल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि एक्सपेक्टेड है कि शायद आने वाले दिनों में कोई 7 रुपए तक जो है ना वो फी यूनिट में कमी की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी खबर यह भी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में नई कार्बन लेवी इंट्रोड्यूस करवाने और पानी की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया। अभी कौन सा पानी है कि जिसके ऊपर जो है वो कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? देखिए, ये फैसला तो जब नाफिज होगा उसके बाद ही इस पे बात की जा सकेगी, किस तरह, किस हिसाब से, किस शक्ल में। लेकिन फिर और तो है नहीं ये तजवीज़ हुकूमत के पास। देखें, जिस तरह मीर साहब ने कह दिया, मैं उसी को ही बढ़ाऊंगा कि
वो कोई फूफा जी के, हमारे बच्चे तो है नहीं फूफो के कि वो हमें देते जाएंगे और हम पीते जाएंगे, खाते जाएंगे और अपने जो है वो मराद बढ़ाते जाएंगे और फिर जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी खर्च करते जाएंगे। वो तो देखिए उन्होंने तो अपना पैसा वापस लेना है। ये तो प्लानिंग हमें करनी है कि हमने किस मद में क्या लिया है, उस पर लगाया है, किस तरह लगाया है, शफाफियत कितनी है, साफ सुथराई उसमें कितनी है, 2 नंबरी कितनी है, ये तो हमने करना है ना। अब वो आके हमारे चीफ जस्टिस साहब से भी मिलते हैं, FBR के लोगों से भी मिलते हैं और बताते हैं कि भाई इस तरह कर लो, ये हमें आज खुद करना चाहिए। रह गई बात ये देखें, इस कदर मैं समझता हूं कि इस कदर हमने इख्तलाफात को शदीद कर लिया है। हुकूमत वक्त ने तो हाथ पांव मारने ही होते हैं, उन्होंने तो ट्राई करनी होती है, उन्होंने तो हर रोज कोई ना कोई ऐसी चीज के पाकिस्तान के मसाइल किस तरह कम होंगे, किस तरह होंगे, उस पर यकीनन जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है, उस पर मजीद काम करने की जरूरत है, हर हुकूमत को उस पर काम करने की जरूरत है। और चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, उनको अपनी कारकर्दगी बढ़ानी चाहिए और सूबाई जो अमूर है, सब जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो अपनी कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन रह गई बात यह कि मैं दूसरी जानब जब देखता हूं ना कि मैं हैरान रह जाता हूं कि असल इश्यूज तो ये है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे, उसमें क्या तजावीज हो सकती हैं, उसमें इश्यूज कैसे हल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि साल हो गया, बल्कि साल से पहले हम एक ही चीज, वो घंटाघर अडयाला को बनाया हुआ है, उसी पे ही गुफ्तगू हो रही है, उसी पे ही प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी पे ही सियासत हो रही है, उसी पे ही पार्लियामेंट का टाइम जाया हो रहा है, उसी पे ही अदालतों के बाहर अंबार लगे हैं, उसी पे ही अब अडयाला के बाहर एहतजाज होंगे। तो कहां जाना चाहते हैं हम? अगर आपने वोट लिए तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उसी से जुड़ी है। तो जब तक हमारे एक मामला सुधर नहीं रहे हैं तो हम कैसे ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ेंगे? देखें, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं ना कि क्या हुब्बुल वतनी सबका फर्ज नहीं है, क्या इस पे सबका बैठना नहीं है? मुझे बताएं ना जरा आप, एक चीज के मुझे पैसे मिलते हैं पार्लियामेंट जाने के, मैं हाजिरी लगा के एहतजाज करके बाहर निकल जाता हूं, और हुकूमत वक्त को आड़ो आते लो, तजावीज दो, तरमीम करवाओ, ये काम है ना। एक ही नारा लगा के एक ही शख्सियत के ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक तासुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आता था वो यही आता था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, बड़ा टफ टाइम देती है हुकूमत को। और माजी में भी जब अबानी PTI ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिए रखा था। तो अभी फिलहाल वो सिचुएशन नजर नहीं आती कि इन पिछले 1.5-2 सालों में उतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार इन्होंने जो है ना वो निभाया। फैजी साहब देखें, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूं कि इनको चाहिए, देखें वकला हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनी मामलात को समझते हैं, संजीदा कारी से बैठे, अपनी खुशगप्पियां तो बड़े मजे से करते हैं। ये मैं रोज पार्लियामेंट में देखता हूं, मुआनके भी हो रहे हैं, गप्पे भी हो रहे हैं, अपने मसाइल भी डिस्कस हो रहे हैं, पर्सनल काम भी हो रहे हैं। लेकिन ये अवाम के काम के लिए क्यों नहीं आगे आते, क्यों नहीं प्रेशराइज करते? चले इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद इसार राना साहब से लेती हूं। इसार राना साहब से मैं इसका जवाब ब्रेक के बाद लेती हूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। इसार राना साहब, खबर आ रही है कि विफाकी काबीना जो है वो हमारे जो सोलर सार्फिन हैं उसके ऊपर इजाफी टैक्स रोकने के लिए वो जो नेट मीटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया था उसके ऊपर कहा जा रहा है कि शायद रिव्यू करने पर गौर कर रही है। मीनवाइल आपको लगता है कि IMF के साथ जो हमारे मामला तय हुए हैं बिजली की कीमतों के हवाले से, इस पॉलिसी को रिवर्स किया जा सकता है ईद के बाद? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने तो सारा अपना हिसाब किताब भी लगा के रख लिया है। मैंने एक मर्सिडीज कार लेनी है, एक गैर मुल्की दौरा करना है, वो 1 रुपए से बचेगा आपको। जी, मैं तो, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी बेगम कहती है आप परेशान फिर रहे हैं। मैं क्या पलिए लोके रुपया यूनिट ते बचना है ते असी किथे खर्चांगे? ठीक है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। हम तो पता नहीं क्या आस लगाए बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या धन बनसरे वाला है, मीटर सुबह जाके देंगे कि तो मीटर में से पैसे निकल रहे होंगे हमारे लिए। वो तो वजीर आजम ने जो मुझे ख्वाब दिखाए थे, तो मैं तो बड़ा परेशान था। आखिर में जाकर रुपया साड़ी किस्मत दा निकल आया। ठीक है ना, वो जो आप 8 रुपए कह रही हैं ना, तो वो गरीब फोन मिला है तो वो कहते हैं आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। हम उस कौम में से नहीं है, हमारे हुक्मरान ऐसे जोगे नहीं गए कि वो आवाम को कोई रिलीफ अपने मर्जी से दे दें। पिछली दफा 15 अरब रुपए का रिलीफ देना था, सब्सिडी देनी थी, तो IMF ने कहा था खबरदार है जो तुमने सोचा भी ऐसा।
और अब भी उन्होंने ये कहा है कि अपनी औकात में रह के ख्वाब देखें भाई, ये 8 रुपए 7 रुपए वाली अय्याशियां जो है ना, इसके ख्वाब ना देखें। इससे हमें समझ आना चाहिए। मेरा भाई जवाद फैजी अगर ये मुझसे लड़े ना, कह रहे थे कि देखें जी वो आके उनसे मिले आज चीफ जस्टिस से, और उनसे तो चीफ जस्टिस ना मिलता, कह देता मैं खुद मुख्तार इदारे का सरबराह हूं, मैं नहीं मिलता तुमसे। वो पाबंद था उनका कि वो उनसे मिलता और उन्हें वजाहतें देता कि नहीं जी हम ये यूं नहीं कर रहे, हम ये यूं कर रहे हैं। इसलिए हम कर रहे हैं कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम इब्ने गुलाम है। हमारी क्या जरूरत है हम IMF के आगे सर उठा के बात कर सके? तो भाई ये आप मुझे जो नेट मीटरिंग और ये वो सुना रहे हैं, मेरे तो वैसे ही मैथ में कंपार्ट थी, मुझे तो ये 2 और 2 4 आते ही नहीं। मुझे तो वो 8 रुपए आते हैं जो वजीर आज़म ने बताए थे, और वो भी मेरी कंपार्ट की तरह 1 रुपया निकल आया बीच में से। तो मैं तो इस पे कोई बात नहीं कर सकता। और बाकी फैजी की बात बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में टाइम देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। बल्कि वुजरा को भी, क्योंकि हमारे डिप्टी स्पीकर ने वजीर आजम से शिकायत की है कि वो तो अपोजिशन है, उधर ते काम ही गए तो साढ़े वजीर ते पार्लियामेंट बहते ही नहीं, और इनको तो बिठाएं। बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब को चीखना पड़ गया कि भाई इनको तो कहें वजीर आजम साहब इधर बैठे हैं और तैयारी करके बैठे हैं, सवाल गंदम करते हैं, जवाब चना दे रहे होते हैं। तो बहरहाल चलें, 1 रुपए की हमें बचत होगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एकदम इतने पैसे आने से मुझे ऐसा लग रहा है मसला ना बन जाए। मसला चले जी, जो इसाराना साहब को 1 रुपया मिलेगा ना, हो सकता है उसमें से थोड़ी थोड़ी अठन्नी चवन्नी हमें और आपको रज़ी साहब ईदी के तौर पर भी मिल जाए। लेकिन इस बार रज़ी साहब ये बात तो वाकई इसाराना साहब की भी एक तरीके से दुरुस्त है सिलसिले में कि सर अगर तो हम ये कहें कि सब्सिडी हमें इस सेक्शन में भी मिल रही है, इस सेक्शन में भी मिल रही है, तो समझ आती है कि रिलीफ मिल रहा है। होता ये है कि हुकूमत अगर यहाँ पे रिलीफ देती है तो कहीं और टैक्स लगा देती है, अगर फलानी जगह रिलीफ देती है तो कहीं और इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। क्योंकि अभी भी जब हम लोग 2 रोज पहले प्रोग्राम कर रहे थे तो आपको पता होगा कि IMF की तजावीज़ में से एक तजावीज़ ये भी थी कि अब जब गंदम की खरीदारी होगी तो सूबे में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो वहां पे परेशान कौन होगा? हमारा किसान परेशान होगा। तो मैं डिबेट को फिलहाल उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रही, लेकिन बात मैं फिर वही कर रही हूँ कि सर एक तरफ रिलीफ है तो दूसरी तरफ फिर से टांग खींच देते हैं। दूसरा ये कि जो मैं सोलर पैनल के हवाले से इसारान सबसे बात करी थी, आपको लगता है कुछ सर रिव्यू हो सकता है इस पॉलिसी पर आने वाले दिनों में? फिलहाल तो उन्होंने उस एक कमेटी नहीं बनाने का ऐलान किया और उस तक चला गया। मेरा भाई इसार राना जो है बहुत इंतहा पसंद है, जब एक बात की रेड मारने के ऊपर आता है तो हमारी यहाँ पे चढ़ जाता है। अरे भाई 1 रुपया इब्तदा है, 7 रुपए इसमें मजीद आएंगे। लेकिन मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ, मैंने डबल मैथ फिजिक्स में BS किया हुआ है इसलिए। और दूसरा ये है कि 3 रुपए फी लीटर जो है यकम से पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है, वो आपने जिक्र नहीं किया। यार आपके पास 4 रुपए हो गए आप पूरे, 1 रुपया पहले वाला और 3 रुपए ये पेट्रोल वाले भी मिलाने साथ में। पिछली दफा के पैसे तो हमारे दिलवा दें। हाँ 4 रुपए हो गए। अब आ जाइए, देखिए पैसे कम नहीं किए। हाँ, इस वक्त जो एवरेज यूनिट कॉस्ट है हमारी, जो जिसके ऊपर हमें बेच रही है हुकूमत, वो तकरीबन 48 रुपए है, और टैक्सेस भी उसमें बाद शामिल होते हैं। अब 48 रुपए जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप इससे एग्री करेंगे। ये यूनिट मेरे ख्याल के अंदर जो अफोर्डेबल लिमिट है वो इसकी तकरीबन आधा बनती है, 24, 25, 26 रुपए। हद आप 28 या 30 रुपए कर लें, इससे ज्यादा इससे के बाद फिर लोगों की अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर उन्हें अपने बच्चों की तालीम पे कंप्रोमाइज करके उनकी फीस डिले करके बिल देना पड़ता है, फिर उन्हें किसी और हेड के अंदर कट करके लोगों को बिल देना पड़ेगा। 28 रुपए या 30 रुपए पे इस बिजली को आना चाहिए, ये मेरा मुतालबा है एज ए पाकिस्तानी, एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एज ए कंज्यूमर। अच्छा, उसका आने का एक ही तरीका है। इस वक्त हम जो कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस दे रहे हैं उसके अंदर शामिल है 45% हम चाइनीज को दे रहे हैं क्योंकि हमने चाइनीज के IPPs लगवाए हैं। 40% सरकार के अपने IPPs जो हैं, जिनको हम जेनकोस बोलते हैं, उनको भी हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मतलब कि हमारी अकल के ऊपर कौन ना सदके जाए। और 15% हैं ये जिनकी दिन रात हम मीडिया पे बैठ के रेड मारते हैं, ये प्राइवेट प्रोड्यूसर, उनको हम दे रहे हैं। हमने 15% की तो आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे रिविजिट करवा लिया है। सरकार अपना 40% दे दे, वो भी माफ कर दे ना सरकार के, जनाब इसका भी हम कैपेसिटी पेमेंट ही लेंगे। तो राना 30, 32 हद 34 रुपए तक यूनिट आता है अगर सरकार कर दे। चाइनीज करते हैं तो फिर क्या ही बात है कि कैपेसिटी पेमेंट डेफर कर ले यार, वह बैंकों की जो अदायगियां हैं उनकी
वो हम उनको अदा करते रहें और कैपेसिटी पेमेंट वो डेफर कर लें। इस तरह का कोई फार्मूला हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज 48 रुपए प्लस टैक्स वाली बिजली अफोर्डेबल नहीं है। लोग धड़ाधड़ सोलर की तरफ जाएंगे। अब आ जाइए सोलर की तरफ। देखिए, सरकार का ये कहना है कि आपके घर तक तार हमने पहुंचाई, हालांकि उस तार के भी पैसे मेरे से और राणा से वसूल किए थे लाइनमैन ने जब वो लगाने आया था, मुझे बड़ी पक्की तरह याद है। लेकिन वो कहते हैं जी ये जब तार लग जाती है तो ये सरकार की मलकियत हो जाती है, सरकार उसका टैक्स भी किराया भी लेती है हमसे। सरकार कहती है ये तार हमने लगाई है, अब आपने सोलर पे बिजली बना के इस्तेमाल, पक्खा चलाना शुरू कर दिया है, तो लिहाजा ये इसकी तो हम, अगर आपने अपनी बिजली बना के इस्तेमाल करनी है तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने लगाया है इसका किराया दें, इसका किराया दें। ठीक है, तो इस किराए में उन्होंने एक साइड पे तो कहा कि आपकी बनाई हुई बिजली जो सोलर की है वो हम 10 रुपए यूनिट खरीदेंगे। पहले वो 28 रुपए यूनिट खरीद रहे थे, पहले भी 28 रुपए खरीद के 48 रुपए बेच रहे थे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब 10 रुपए खरीदेंगे। इसके ऊपर एहतजाज हुआ है, अब नजरसानी होने जा रही है। अल्लाह करे को खैर, अल्लाह करे कि कोई खैर की खबर आए और ईद के दिनों में कोई ना कोई हुकूमत जो है हमारे लिए कोई ना कोई रिलीफ का एक पहलू लेकर मंजर आम पर आए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आज के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगी। और ईद के जो हमारे 2-3 दिन के रोज़ हैं, पहले रोज़ आप मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और सीनियर कानूनदान, सियासतदान और सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब, उनको देखेंगे ईद रंग की रिकॉर्डिंग्स में। रिजवान रज़ी साहब, इसा राना साहब, जवाद फैज़ी साहब और पीजे मीर साहब, आप सभी को एडवांस ईद बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हम सब में सीनियर है। पीजे मीर साहब, मुख्तसरन अगर आप आवाम को कुछ कहना चाहें जाते जाते। यूनाइट हो जाए, क्योंकि वक्त है यूनिटी का। प्लीज यूनाइट हो जाओ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, बस यूनाइट हो जाओ। चलें जी, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आज लैलतुल कदर की रात में पब्लिक न्यूज़ के सभी मुलाजमीन को और हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।